गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोग जो देख रहे थे वो मैंने लास्ट में जाते हुए कल कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए लास्ट में जाते हुए मैंने एनर्जी और लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में रिलेशन निकाला। ये बताने के पीछे केवल एक ही लॉजिक था कि जो बोर्स की अभिधारणा या बोर का मॉडल जो पढ़ेंगे उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लेमड़ा और इन सब के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। तो आज जो है मैं बोर की अभिधारणा के बारे में बताना चाहता हूं। तो बोर की अभिधारणा क्या थी? बोर का मॉडल बोल दें, अभिधारणाएं बोल दें, अभिधारणाएं बोल दें, सिद्धांत बोल दें या अभिग्रहित बोल दें, ये सारे एक ही वर्ड है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि ये अलग अलग वर्ड है। तो ये अभिग्रहित और इंग्लिश में कहते हैं बोर्स मॉडल और बोर्स पोस्टुलेट के नाम से जाना जाता है। तो बोर्स ने रदरफोर्ड ने के जो दोष आए उनको दूर करने की कोशिश की और उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट दिया। मेनली तीन ही देते हैं, बुक्स वाले बहुत अलग अलग तरीके से देते हैं। ये पहला पोस्टुलेट क्या है? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थाई गोलाकार कक्षा बोल दो, कक्ष बोल दो, कोश बोल दो, में चक्कर लगाते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट था और उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया है ना। जब भी घूमते हैं तब ऊर्जा का न तो अवशोषण करते हैं न उत्सर्जन करते हैं, न तो अवशोषित होती है। वहां पे रदरफोर्ड में का जो दोष था कि ऊर्जा निकलनी चाहिए, ऐसा उसने मना कर दिया। ठीक है। और उसने एक और बात बोली, गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये गोलाकार कक्षा में चक्कर लगा रहे और चक्कर लगाते समय अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। ये वी वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है कक्षा में और ये जो बल लग रहा है वो दैट इज कॉल्ड अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है भाई? अपकेंद्रीय बल। और ये जो है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे से संतुलित रहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर बताई गई। तो ये हमारे को पहला पोस्टुलेट मिल जाता है। तो क्या बोला गया पहले पोस्टुलेट में? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार स्थायी गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। तो ये चीज सबसे पहले आई और इसको जब फॉर्मूले में बताया जाता है तो ये आपके क्या होता है, दैट इज कॉल्ड mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये होता है zd स्क्वायर अपॉन r। तो zd स्क्वायर अपॉन r, ये mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो ये यहाँ पे जब लिखा जाता है तो इसका पहला पोस्टुलेट हो जाता है mv स्क्वायर इज इक्वल टू zd स्क्वायर अपॉन r। ये इसका आता है क्योंकि r से r, ये एक r जो होता है इससे एक r कट जाता है, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू zd स्क्वायर अपॉन r। लेकिन यहाँ पे जब भी बच्चा पढ़ता है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये द्रव्यमान है, Z इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक है, और E मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड, क्या नाम से जानते हैं? आवेश। और ये हो गया परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक है और ये त्रिज्या है जो कि हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये R है। तो ये चीज है और इसी को अपने पहला पोस्टुलेट बोला। पहला सिद्धांत अगर बोले कोई तो पहला सिद्धांत इज इक्वल टू क्या है? mv स्क्वायर
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर है। तो ये अपने को याद होना चाहिए। ये मैंने अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, लेकिन आवेश आपको मैं पहले बता चुका हूँ। द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन का बता चुका हूँ, ठीक है ना। जेड परमाणु क्रमांक तो किसका है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। त्रिज्या अगर दे रखी है तो ये पहला पोस्टुलेट जो होता है वो बोर से रिलेटेड पहला पोस्टुलेट ये इस तरीके का होता है। तो ये पहला पोस्टुलेट है। तो अपने को याद रखना है हमेशा कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज होगी। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है दूसरा सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाते हैं जहां पर उसका कोणीय संवेग h अपॉन एन एच, अगर n की बात करें तो n, अगर n h कोई भी हो, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज या बहु समाकलन होता है। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। पहले वो बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा स्थायी गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वो कक्षा किस हिसाब से बनती है तो वो कोणीय संवेग और NH अपॉन 2 पाई के बारे में रिलेशन होना चाहिए। ये इसका दोष भी है ना। बोर्स का दोष भी यही है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कहां से लाया। तो इसलिए इसका सेकंड जो आ जाता है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, राइट। ये सेकंड पोस्टुलेट था। और ये सेकंड पोस्टुलेट में ये वाला जो पार्ट है ये आपके कोणीय संवेग को बताता है, एंगुलर मोमेंटम को बताता है। पूर्ण गुणज होल मल्टीपल होता है और कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये NH अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन यहाँ पे H प्लांक स्थिरांक है, n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें तो कक्षा की संख्या है, 1 2 3 4, जो भी 1 2 3 4 आप लेना चाहे वो होती है। MVR संवेग क्या होता है? कभी भी कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, ये चल रहा है इधर, तो ये अगर चल रहा है तो अभी ये सीधा चल रहा है, तो इसका संवेग जो होगा m इंटू वी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम p से बताते हैं। दैट इज कॉल्ड, क्या नाम से जाने जाते हैं? संवेग के नाम से जाना जाता है। जब ये चलते 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 ये व्यक्ति अगर किसी चौराहे पे घूमने लग गया, और घूमते समय जो संवेग होता है उस व्यक्ति का, उसको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज कॉल्ड m v और r कहां से आ गया? ये r आ गया, तो ये त्रिज्या बनाने लग गया। तो ये त्रिज्या जब बनाई तो ये MVR, इसीलिए मैंने पहले संवेग और फिर किसका नाम दिया है? कोणीय संवेग का नाम दिया है। तो ये हमारे को मालूम होना चाहिए कि ये क्या हो गया? MVR हो गया। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सेकंड इज इक्वल टू, तो पहला पोस्टुलेट क्या था? तो दैट इज कॉल्ड MV स्क्वायर इज इक्वल टू ZD स्क्वायर अपॉन R, और सेकंड पोस्टुलेट इज इक्वल टू क्या आ गया? MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने दो पोस्टुलेट हो गए। तो ये दो सिद्धांत बोर्स की थ्योरी के हैं। अब अगला जो थर्ड और लास्ट जो थर्ड पोस्टुलेट है वो इस प्रकार से है, उसको समझना चाहिए और समझने में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में या कोश में या कक्षा में घूम रहा है, और इसको मैंने बाहर से एनर्जी दी। बाहर से मैं क्या दे रहा हूं भाई? ऊर्जा प्रदान की। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन परमाणु ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और जैसे ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो वो उस ऊर्जा स्तर या कोश में रह नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ऊर्जा मिली तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से, ये आपका कौन सा हो गया? निम्न ऊर्जा स्तर
निम्न कोश या निम्न ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अगर ये गया है, मतलब उसने ऊर्जा को ग्रहण किया है, और ये मेरे लिए जो ऊर्जा हो गई, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, इस समय इसने क्या किया है, ऊर्जा का क्या किया है, अवशोषण किया है। अगर निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 थी और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च 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 ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या होगा, तो इसके लिए E1 से E2 गया, लेकिन कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अपने नीचे से जब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो उसकी स्थिति अस्थायी होती है। ये हमेशा कौन सी स्थिति, इस दुनिया में जो भी ज्यादा ऊर्जा युक्त है वो अस्थायी है। और स्थायित्व और अस्थायित्व का अर्थ भी क्या होता है कि किसने कितनी ऊर्जा ग्रहण की। अगर ऊर्जा लेता है तो वो अस्थायी होता है, और अगर ऊर्जा दे देता है तो वो स्थायी हो जाता है। तो ऐसे, तो ये क्या हो गया भाई, अस्थायी अवस्था है। कौन सी अवस्था है भाई, अस्थायी अवस्था है। और जब यहाँ पे आ गया अस्थायी, वो क्या करना चाहता है, स्थायी अवस्था में पहुंचना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जितनी ऊर्जा का उसने अवशोषण किया, वो वापिस अपनी स्थिति में पुनः अपनी स्थिति में आता है। तो कब आ पाता है, जितनी ऊर्जा ग्रहण की उतनी ऊर्जा का वो क्या करता है, बोलो, उत्सर्जन करता है। और ये उत्सर्जन जो होता है वो किस रूप में होता है, तो याद रखिए वो किस रूप में होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, फोटोन के रूप में, ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है फोटोन, जिसको हम h न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक फोटोन की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा है। तो ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती हुई दिखाई देती है। तो इसको हमने बोला कि दैट इज कॉल्ड, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, वहां उसकी स्थिति कैसी है, अस्थायी। निम्न से उच्च में कैसे आया, तो उसने ऊर्जा का अवशोषण किया, और वापस वहां पे जाके स्थायित्व में कमी आ गई, तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वापस नीचे आएगा। तो जितनी ऊर्जा ग्रहण की थी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है, या फोटोन्स के रूप में होता है, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपने बोर्स ने बोला। और ये जब आ गया तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड बोर्स थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट। और इस पोस्टुलेट का फॉर्मूला जो बना वो दैट इज कॉल्ड क्या बना, E2 माइनस E1, अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा है। तो ये एक तरह से जितनी अवशोषित करता है उतनी उत्सर्जित, तो ये E2 माइनस E1 अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा है। और इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा ई। और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटू, तो एच न्यू। ये आपका ये पोस्टुलेट दिया गया। तो ये बोर्स का ये थर्ड पोस्टुलेट है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, तीन आपके पोस्टुलेट हो जाते हैं। तो ये तीन पोस्टुलेट जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, तो वो बोर्स से रिलेटेड है। तो ये मैंने तीन बताए। अगर मैं वापस यहाँ पे शुरुआत से जाऊं, तो बोर के मॉडल में मुख्यतः तीन अभिधारणाएं दी गई। पहली अभिधारणा जो थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन स्थायी गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल से संतुलित रहता है, और उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन r है। सेकंड पोस्टुलेट हमने अगला लिया, तो उसमें जो आया कि सेकंड पोस्टुलेट, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जहां पे उसका कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज या बहुसमाकलन होता है, मल्टीपल इंटीजर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, वो ही उसको हम बोलते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट था। और एक थर्ड पोस्टुलेट जो था वो ये था कि यदि किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाए तो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में स्थिति अस्थायी होती है, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो नीचे आता है। जितनी ऊर्जा ग्रहण की थी उतनी ऊर्जा का
उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन प्रकाश के रूप में हो सकता है, प्रकाश रंगीन भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ऊर्जा का अंतराल क्या है, और उसका पोस्टुलेट ये था। लेकिन मैं एक यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखें तो अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक मेरे पास जो सेकंड पोस्टुलेट आया था ना, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये n मतलब था कक्षा की संख्या। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि प्रथम कक्षा, ठीक है ना, का कोणीय संवेग बताइए। कोणीय संवेग बताइए, संवेग क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, कोणीय संवेग इज इक्वल टू MVR, और यहाँ पे n की जगह कितना रख दूंगा, 1। प्रथम है ना, n बराबर कक्षा की संख्या है, तो यहाँ पे h अपॉन 2 पाई। तो ये प्रथम कक्षा की कोणीय संवेग जो हो गया वो क्या हो गया, h अपॉन 2 पाई हो गया। इसी तरह से द्वितीय कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है वो आपके कैसा होता है। तो इन्होंने कहा द्वितीय कक्षा का कोणीय संवेग इज इक्वल टू क्या है, तो मैंने कहा कोणीय संवेग इज इक्वल टू MVR। h बराबर क्या हो गया भाई, 2, n बराबर 2, और h अपॉन 2 पाई हो गया, और 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे द्वितीय का जो होगा वो क्या होगा भाई, h अपॉन पाई, इसका कोणीय संवेग होगा। तो इस तरह से कभी कोई ज्ञात करवाए तो तुम ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आती है। तो ये मैंने जो तीनों बताए, ये तीनों बोर्स के पोस्टुलेट्स हैं, और इनके बारे में मैंने पूर्णतः बता दिया है। लेकिन ये अगर मैं कहूं कि परमाणु संरचना का सबसे अच्छा मॉडल है, जिसने बिल्कुल परफेक्टली इसको दिया, और ये सबसे परफेक्ट है, और एग्जामों में आने के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, कि ये पोस्टुलेट तो दे दिए, ये सिद्धांत तो दे दिए, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ। तो इसका ये फायदा हुआ कि इससे हम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर पाते हैं, उसका वेग ज्ञात कर पाते हैं, उसकी ऊर्जा ज्ञात कर पाते हैं। ये उसका सफलता का मूल कारण था बोर के सिद्धांत में। तो वो हम बताना चाहते हैं। तो मैं आगे अगर मैं बताऊं तो अगला पॉइंट मेरा यही आएगा कि ये लिखा जाता है बोर कक्षा की त्रिज्या। क्या लिखा जाता है, बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं, और यही उसके सफलता का कारण था। तो मैं बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, अगर वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं आने का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे त्रिज्या होती है R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने के हिसाब से, और ये किस में निकलता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलता है। और आप चाहो तो सेंटीमीटर में निकालना चाहोगे तो 10 टू द पावर -8, और मीटर में निकालना चाहोगे तो 10 टू द पावर, इस वैल्यू के साथ 10 टू द पावर -10 और ऐड हो जाएगा। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग में सबसे पहले निकाला गया था, इसलिए मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में ही लिखा। लेकिन आया कहां से, अगर मुझे कोई पूछे, तो ये पोस्टुलेट का सबसे बड़ा लेना देना है सिद्धांतों का, जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बताया। तो आज मैं इसको थोड़ा सा निकाल के बताता हूँ कि देखो कैसे आया होगा, कैसे आता है, आया होगा क्या, कैसे आता है। तो पहला पोस्टुलेट mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर था। ये बोर के सिद्धांत का पहला सिद्धांत था। सेकंड सिद्धांत जो था वो था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई था, और ये दूसरा सिद्धांत था। और इन दोनों सिद्धांत में से अगर मैं इस सेकंड सिद्धांत में से v की वैल्यू निकाल दूं, v इज इक्वल टू करूं तो क्या हो जाएगा, NH अपॉन ये यहाँ पे आ गया m2 पाई, राइट ना। तो ये m नीचे चला गया है, तो ये आपके m और r भी आ गया, सॉरी यहाँ पे m और r, तो 2
पाई एम आर, ये आपके पूरा का पूरा, तो ये v की वैल्यू आ गई। इस v की वैल्यू को मैंने पुट किया किसके अंदर, v के अंदर। अगर मैं v के अंदर इसको पुट करूंगा तो आपके v, ये v है और ये v स्क्वायर है, मतलब ये सब स्क्वायर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास m तो वो का वही रहा, v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, n स्क्वायर और h स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपके 4 पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। ये पूरा का पूरा मैंने v स्क्वायर में v की वैल्यू को पुट किया, और इज इक्वल टू आगे जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, जेड स्क्वायर अपॉन आर आ रहा था, जेड स्क्वायर अपॉन आर, मेरा आर थोड़ा सा विकृति है, ये आर आ रहा था, तो ये मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे यहाँ से देख के क्या लगता है, एम से एम कैंसल आउट हो गया, आर से आर कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना, एक एक तो कट गया है, और मुझे जो निकालना था वो क्या निकालना था, आर। अगर मुझे आर निकालना है तो मैं आर ऊपर ले लिया, तो ये आर इधर आ गया, और आर बराबर जो आ गया वो क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है भाई, 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, एम बच गया, और इधर से जेड और आ गया है, तो मैंने जेड को इधर रख दिया, और यहाँ पे इंटू ई स्क्वायर कर दिया, ये मेरी वैल्यू आ गई। तो ये मेरा आर का फॉर्मूला, अगर कोई पूछ ले तो ये फॉर्मूला है एक्यूरेट, कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम देख रहे होगे यहाँ पे ये चीज जो आ गई वो एन स्क्वायर अपॉन जेड आ गया, ये क्या आ गया, एन स्क्वायर अपॉन जेड आ गया, तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड हो गया। अब इन सब वैल्यूज जो है ये सब कांस्टेंट है, ये वाला जो पार्ट बच गया है ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इन कांस्टेंट वैल्यू को जब h प्लैंक का स्थिरांक, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, आवेश कांस्टेंट, अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.529 आएगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकली फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड के नाम से लिखा जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, और ये आपका पहला मैंने क्या निकाल दिया, सफलता का पहला कारण जो था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन जहां जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी हम त्रिज्या निकाल पाते हैं, लेकिन एक सीमा भी है इसकी, है ना। तुम बोलोगे क्या सीमा है, केवल ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही सत्य था, ये एक परमाणु वालों के लिए ही सत्य था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कितने के लिए सत्य था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए सत्य था, राइट। ये मेरा सबसे पहले इसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में अगर हम देखें तो वेग बोर कक्षा का वेग लेने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूं, और न्यूमेरिकल पार्ट क्या है वो पहले देख लें कि जैसे अपने पास आ गया ना, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये मैं हाइड्रोजन के लिए की प्रथम कक्षा का निकालना चाहता हूं, ये फर्स्ट शेल है, ये किससे रिलेटेड है भाई, हाइड्रोजन एटम का है, और ये द्वितीय कक्षा है, ये 2 है, और यहाँ पे मैं दोनों के अंदर एक इसकी ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, सेकंड कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहता हूँ। तो क्या वैल्यू होगी, तो बच्चों को निकाल दे, R निकालना है, ये H1 लिख रहा हूँ, मतलब पहली कक्षा के लिए निकालना है। तो अब कैसे निकालें, तो मैंने लिखा 0.529 और इंटू एन स्क्वायर, एन कक्षा की संख्या है, तो यहाँ पे किसका आ गया भाई, हम कौन सी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, प्रथम कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर, और इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आपने निकाला, तो इसका आंसर जो आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये इसका पहला आंसर हो गया। तो वहां पे कभी भी आए कि निकालने के लिए कभी भी तुलना करते हैं तो भी निकाल पाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करा। फिर इसके बाद में
RH2 का निकाला। किसका निकाला भाई? RH2। H2 मींस दूसरी कक्षा के लिए, 2 फॉर कौन सी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं? रिलेट टू 0.529 इंटू n स्क्वायर। n इज इक्वल टू कौन सी कक्षा है भाई? दूसरी कक्षा है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 1। परमाणु क्रमांक वही रहा, परमाणु क्रमांक कभी चेंज होता नहीं, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में RH2 आ गया, तो 0.529 इज इक्वल टू 4, है ना? बताइए, कभी भी त्रिज्या जो बढ़ती है ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो वो स्क्वायर में बढ़ती है, वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ पे पहली कक्षा का अगर आपके कितना हो गया, ये आपके 0.529 आया, तो उसे 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा। फिर 3 का अगर मैं आगे लेता, तीसरी कक्षा लेता, तो 3 का स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता। इस वर्ग की घात में या अनुपात में बढ़ता है। तो ये हमारे को याद होना चाहिए कि एक ही परमाणु हो तो उसमें वर्ग के रूप में वो त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा बढ़ी, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा बढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए। लेकिन अगला जो पॉइंट आया, मैं कुछ चेंज कर देता। मैंने अब क्या निकाला? हीलियम प्लस। मैंने पहले बोला इसकी लिमिटेशन है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाला है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब कितना रह गया बोलो? 1 निकालने के बाद में, प्लस लगने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसकी फर्स्ट कक्षा का निकाला जाए, प्रथम कक्षा का निकाला जाए, राइट? प्रथम कक्षा का निकाला, तो आप सोचिए, मैंने R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये तो सिद्ध कर दिया, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Z भी आ रहा है। अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला देखो तो क्या आ रहा है ना, n स्क्वायर अपॉन Z। अगर वैल्यू हटाऊंगा तो मुझे प्रोपोर्शनल लगाए, तो ये आ रहा है बात, तो अपॉन में चलता है। तो हीलियम की प्रथम कक्षा, भैया बताइए, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा का H1 का कितना आया था? आंसर 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था। अब इसका निकालना है तो क्या आना चाहिए? तो जैसे हमने निकाला, तो R इज इक्वल टू 0.529, और कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा का स्क्वायर मतलब 1, और अपॉन ये परमाणु क्रमांक। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Z बराबर कितना होता है? 2, है ना? और Z बराबर 2। तो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत इसकी त्रिज्या क्या रह जाएगी? आधी। मतलब त्रिज्या, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे, त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। यही हमारे को सीखने को मिलता है। तो R इज इक्वल टू, तो ये आधा रह गया। इसका तो आया था 0.529, इससे आधी जो वैल्यू रहती है वो इसकी आ जाती है। ये चीज हमारे को आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने तुम लोगों को बताया। तो ये मैंने आज जो बताया वो त्रिज्या के बारे में, बोर्ड्स के सारे पोस्टुलेट बता दिए। फिर उसके बाद में मैंने पहला पोस्टुलेट क्या था? mv स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन r। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और थर्ड जो था वो e2 माइनस e1 इज इक्वल टू h न्यू। तो ये कुछ मैंने तुम लोगों को बताया, और फिर मैंने कहा कि इसके मुख्यतः उस पोस्टुलेट या उस सिद्धांत से क्या फायदा हुआ? तो वो ये फायदा हुआ कि हम त्रिज्या ज्ञात कर पाए, लेकिन वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन वालों के लिए ही सत्य था। तो ये इस तरह से। बाय द वे, लिथियम का निकालना होगा, लिथियम का निकालना है, और लिथियम 2+ बोला, और उसकी प्रथम कक्षा का निकालना है। प्रथम कक्षा का तो कैसे निकालेंगे? तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1, ये पहला, और ये आपका क्या हो गया? ये पहले का स्क्वायर, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 3। ये इसका 1/3 होगा। ये डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक, तो उसकी त्रिज्या उसी के अकॉर्डिंग कम होती है। तो ये मैंने सिद्ध करने की कोशिश की है। तो ये पूरा आज का हमारा क्लास है। फिर कल मैं तुम्हारे को वेग और ऊर्जा के बारे में न्यूमेरिकल और वो बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। कल फिर वापस मिलते हैं।